Okay, ji. The first topic that we are going to start is actually states of matter. Okay, तीन states of matter होती हैं. We already know we have solids, we have liquids, and we have gases. If I just put it like this, it will be easier. Solids, liquids, and gases. अच्छा, सबसे पहले इनकी arrangement क्या होती है? We use particular words for them. Solids में जो arrangement होती है, that is regular because molecules are closely packed. Liquids में arrangement होती है irregular. ठीक है, और gases के अंदर बिल्कुल random होती है. Like there's no arrangement. Molecules are all over the place. This is something that we have already done in 8s and 9s and stuff like that. अगर इसमें कोई problem होगी तो मुझे बता दें. I'm assuming कि ये चीजें पता होंगी. In case अगर नहीं पता, you can always tell me कि ये मैं explain कर दूं. Arrangement and then you have motion of particles. Solids में we know कि molecules are so closely packed together they can hardly move. So we call their motion or movement vibrational. We use the word vibrational. In liquids, the motion is sliding. ठीक है, जो liquids के अंदर particles होते हैं, they are not as far away as in gases और ना वो इतने close होते हैं जितना solids में होते हैं. They cannot really move individually, but they can move in layers. Just imagine आपके पास एक water balloon है, ठीक है, जब आप उसको squish करते हो, जब उसको squash करते हो तो you will actually feel the layers of water moving over each other, right? Even अगर आप पानी अभी गिराओगे या इवन चलो थोड़ी थिक चीज ले लो, आप हनी गिराते हो तो एक्चुअली यू कैन सी इट्स लेयर्स मूविंग, राइट? तो जो लिक्विड्स होती हैं उनके जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है इट इज स्लाइडिंग. द मॉलिक्यूल्स स्लाइड ओवर ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स. ओके, जहां तक गैसेस की बात है, गैसेस में मोशन इज रैपिड. अब ओ लेवल्स 50-70 में पहले सेपरेशन नहीं होती थी. लाइक देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड सेपरेशन. What is the separation between them? How is the separation between them in terms of whether they're touching each other or not touching each other? ठीक है, so in solids molecules are touching each other. In liquids they are, just to reduce it 1 degree, you can say they're slightly touching. And in gases you can say they are not touching. The molecules are not touching each other or slightly touching each other. That's what separation is. So they can ask you about separation as well. पहले ये नहीं होता था. O levels के अंदर पहले ये सिर्फ IGCSE में होता था. Now it also happens in O levels. So this is the arrangement, motion and separation of particles. आगे चलते हैं. So we have solid, liquid and gases. इनकी interconversion. अगर मैंने solid को liquid में convert करना है तो मुझे इसको heat करना पड़ेगा और इसको हम कहते हैं melting. ठीक है, अगर मुझे liquid को gas में convert करना है तो भी मुझे इसको heat करना पड़ेगा. We call that boiling. ठीक है, अगर मुझे गैस को वापस लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसको कूल करना पड़ेगा. कूल करने का मतलब है मुझे इसमें से हीट निकालनी पड़ेगी. ठीक है, गैस से लिक्विड की कन्वर्जन को हम कहते हैं कंडेंसेशन. वी कॉल इट कंडेंसेशन. और अगर आपने लिक्विड से सॉलिड में मूव करना है, अगेन आप इसको कूल करते हैं यानी कि हीट रिमूव करते हैं. वी कॉल दैट फ्रीजिंग. यू डोंट नीड टू नोट इट डाउन. मैं तुम लोग को नोट्स भेज दूंगा ना बाय द एंड ऑफ द क्लास. ये स्क्रीन अगर तुम लोग बोलोगे तो इसके स्क्रीनशॉट्स भेज दूंगा, इसके स्निपेट्स भेज दूंगा. अदरवाइज नोट्स तो आई विल सेंड यू गाइस. ठीक है, ओके. So gas to liquid conversion is condensation. Liquid to solid conversion is
फ्रीजिंग। अच्छा, कुछ बहुत ही ऑड इवेंट्स भी होते हैं, यानी कि ये भी होता है कि सॉलिड समटाइम्स, बहुत कम सॉलिड्स हैं जो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वी कॉल दैट सब्लिमेशन, और ये हीट करने पे कन्वर्ट हो जाता है। इसकी एक एग्जांपल है ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होती है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये भी होता है बहुत रेयर केसेस में कि गैस जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है डायरेक्टली। ये मैंने वैसे अभी तक ओ लेवल्स में देखा नहीं है, तो क्वेश्चन आया वो इससे रिलेटेड, बट इट्स कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। गैस को कूल करें, डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। बट दीज आर रेयर केसेस, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दे आर वेरी रेयर केसेस। आपने फोकस करना है मेल्टिंग, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन वगैरह पे। ओके, आगे मूव करते हैं। अच्छा, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड, अब इसी को लेके चलता हूँ मैं, क्योंकि हम ट्रांसफर की बात कर रहे थे, स्टेट्स ऑफ मैटर में इंटर कन्वर्जन की बात कर रहे थे, कैसे मेल्टिंग वगैरह होती है, तो यहीं पे बात कर लेते हैं हम हीटिंग कर्व ऑफ वाटर पे। हीटिंग कर्व ऑफ वाटर। अच्छा, पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, मैं विल टॉक अबाउट इट। एक्चुअली व्हाई draw it, we can simply um, I'm just looking for the slides. Anyway, I'm not finding it. Okay, this is good. Yeah, खुद ही बना लेता हूँ। Okay, so you have temperature on y-axis and time on x-axis. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, तो मैं यहाँ पे दो टेम्परेचर्स लेबल कर रहा हूँ। दो टेम्परेचर लेबल कर रहा हूँ, एक है 0 डिग्री सेल्सियस और एक है 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये बेसिकली जो कर्व है ये आपको बता रही है कि मैंने पानी को आइस की फॉर्म में लिया है और मैंने उसको हीट करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो वो डिफरेंट फेजेस में से होकर गुजरेगी, वो सॉलिड आइस से वाटर में कन्वर्ट होगी, फिर वाटर से स्टीम में कन्वर्ट होगी, यानी कि वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगी, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगी एज यूर इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन वाई एक्सेस। ओके, अब मैं हर पॉइंट पे लेबल करता रहता हूँ। अब ये जो फर्स्ट, ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन, यहाँ पर अभी ये सॉलिड फॉर्म में होगी, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस से कम है, दैट मीन्स इट विल बी इन आइस फॉर्म, राइट। 0 डिग्री सेल्सियस तक तो ये आइस रहेगी, बिकॉज 0 डिग्री सेल्सियस इज बोथ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, राइट। इट्स दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, एट 0 डिग्री सेल्सियस आइस मेल्ट होना शुरू हो जाती है। उसके बाद आप नोटिस करो कि इस पूरे टाइम पर, इस पूरे स्ट्रेच में, यानी कि मैं अगर पॉइंट्स में लेबल कर दूं इसको ए, बी, सी, डी एंड ई, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, ठीक है।
ए टू बी आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ए से बी तक यहाँ पर ये जो सॉलिड है ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। यानी कि जो आपकी आइस है दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू वाटर। यहाँ पर आपका सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड के अंदर। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन, विल टॉक अबाउट इट कि ये क्यों हॉरिजॉन्टल है। उसके बाद एट पॉइंट बी जब सारा का सारा सॉलिड यानी कि सारी की सारी आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है, उसके बाद फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ है। और ये कब तक बढ़ा है, ये पूरे पोर्शन में यहाँ पर भी ये लिक्विड रहेगा, यहाँ पर भी ये लिक्विड ही है। ठीक है, एट 100 डिग्री सेल्सियस अगेन ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल हो गई, दैट मीन्स टेम्परेचर फिर चेंज नहीं हो रहा। और यहाँ पर लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। डी तक आते आते, इस पॉइंट तक आते आते कि सारा का सारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया होगा, यानी कि सारी के सारे जो वाटर है आपका वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, ये सारे पॉइंट पे ये गैस रहेगी। यानी कि पॉइंट ए से बी के दरमियान में मेल्टिंग हो रही है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन है, और लिक्विड से गैस के दरमियान में बॉइलिंग हो रही है। अब हो क्या रहा है, देखो जब आप किसी सब्सटेंस को हीट करते हो तो उसके दो रिजल्ट्स आते हैं, या तो उसका टेम्परेचर चेंज होता है, पहले उसका टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है, उसके बाद फिर उसका स्टेट चेंज होता है। ठीक है, इट्स लाइक कि आपने एक चीज को हीट करना शुरू किया, उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। लेट्स से मैंने एक सॉलिड को लिया, उसको हीट करना शुरू किया, उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जितना उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ सकती थी, यानी कि जितना उसका टेम्परेचर बढ़ सकता था वो बढ़ गया। उसके बाद जब आप उसको हीट दोगे तो दैट हीट विल नॉट बी यूज्ड टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी एंड देयरफॉर टेम्परेचर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इंस्टेड दैट हीट विल बी यूज्ड टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। और जैसे ही वो ओवरकम होंगी वो अपनी स्टेट चेंज कर लेंगे, यानी कि अगर सॉलिड है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड है तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ठीक है, इट डज नॉट मीन कि यहाँ पे हीट नहीं आ रही, चाहे आप इसको हीट नहीं दे रहे, आप आपको इसको हीट दे रहे हो, बिल्कुल दे रहे हो। इट्स जस्ट दैट दैट हीट इज बीइंग यूज्ड टू कन्वर्ट आइस इनटू वाटर। ठीक है, और जब स्टेट चेंज हो रहा होता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होता। ओके, जस्ट लुक एट इट जस्ट फॉर 2 मिनट्स। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, जस्ट गिव मी जस्ट 1 मिनट। ओके, तो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी जितनी भी हीट है वो यूज हो रही है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। जब सारे का सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, एट पॉइंट बी सारे की सारा जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट होगा, उसके बाद फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ है। अब जब आपने हीट दिया तो काइनेटिक एनर्जी फिर मॉलिक्यूल्स की बढ़ना शुरू हो गई है इन लिक्विड स्टेट। वो बढ़ती जाएगी सी पे जाके जितनी उसकी एनर्जी बढ़ सकती थी, काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जितना उसका टेम्परेचर बढ़ सकता था वो बढ़ गया। अब जब आप हीट दोगे तो दैट हीट विल बी यूज टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बिटवीन सी एंड डी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपकी ओवरकम होना शुरू हो जाएगी, यानी कि लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। सही है, एंड अगेन सी से डी तक सारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब सारा का सारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो दैट्स हाउ इट गोज। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम?
ओके, लेट्स मूव ऑन। इसी तरह से कूलिंग कर्व भी होती है वाटर की, उसमें यह है कि आप स्टीम से वापस इसको कूल कर रहे हो। उस केस में ये होता है कि आप बेसिकली इसी कर्व को रिवर्स में बनाओगे। अब आप इसको कूल कर रहे हो, कूल कर रहे हो इस पॉइंट पे, ये सारा का सारा अभी इस पॉइंट पे सारी की सारी क्या होगी यहाँ पे, दिस इज गोइंग टू बी गैस। फिर यहाँ पर जाते जाते लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस विल बी कॉल्ड गैस से लिक्विड में कन्वर्जन विल बी कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, एल से लेके यहाँ तक इस पॉइंट तक फिर ये सारा लिक्विड रहेगा। फिर यहाँ पे जाते जाते सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ओके, यहाँ पर भी ये सॉलिड रहेगा। तो अगर आप देखो एक सब्सटेंस का मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट सेम होता है। यानी कि अगर आइस को देखो आप 0 डिग्री सेल्सियस पे वही मेल्ट होगा। अगर 0 डिग्री पे आप हीट दोगे तो मेल्ट हो जाएगा। 0 डिग्री पे अगर आप हीट एक्सट्रैक्ट करोगे यानी कि कूलिंग करोगे तो फ्रीज हो जाएगा। 100 इसी तरह से ही बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट सेम होता है किसी भी सब्सटेंस का। अगर वाटर को आप 100 पे बॉइल 100 पे हीट दोगे तो वो बॉयल हो जाएगा, 100 पे कूल करोगे तो वो कंडेंस हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। लेट्स टॉक अबाउट डिफ्यूजन। देखो डिफ्यूजन जो है ना, अब हमें हमें वी नो कि गैस पार्टिकल्स मूव करते हैं, लिक्विड पार्टिकल्स मूव करते हैं, वी नो दैट पार्टिकल्स डू मूव। बट हमारे पास ये एविडेंस क्या है कि पार्टिकल्स मूव करते हैं? वी डोंट, राइट? हम विद नेकेड आई से तो नहीं देख सकते ना कि पार्टिकल्स मूव करते हैं, बट हम फील कर सकते हैं कि पार्टिकल्स मूव करते हैं थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस, एंड डिफ्यूजन इज वन ऑफ दोज। डिफ्यूजन क्या होती है? Diffusion is basically the evidence that particles can move, and its definition is studied 8 से आप पढ़ रहे हो। It's the movement of particles, बल्कि you should say it's a random movement of particles from a region of higher concentration, from a region of higher concentration to lower concentration. Random movement of particles from a region of higher concentration to lower concentration. That's what diffusion is. ठीक है, रैंडम लिखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि पार्टिकल्स को पता है कि हमने हायर से लोअर की तरफ जाना है। मूवमेंट उनकी रैंडम है, बट दे जस्ट हाईली प्रोबेबल क्या वो हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही तो मूव करेंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर एक रूम के अंदर पैक्ड हैं लोग, तो वो उस रूम से किसी एम्प्टियर रूम में जाने की तरफ ही मूव करेंगे ना। ठीक है, इट्स ऑल नेचुरल, ऑल्दो द मूवमेंट इज गोइंग टू बी रैंडम, बट so sorry guys, there's just so many doors I don't understand what's going on.
नहीं यार, उधर आई डिड नॉट वैनिश। जस्ट वन ऑफ दोस डेज जब आपके दराज पे के ऑर्डर्स जो हैं वो सारे एक ही साथ आ रहे हैं। जस्ट वन ऑफ दोस डेज। एनीवे, वे वाज आई। ओके, so diffusion is random movement of particles from a region of higher concentration to lower concentration. एंड ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि एविडेंस क्या है कि पार्टिकल्स कैन मूव। तो डिफ्यूजन से आपको पता चलता है कि पार्टिकल्स कैन मूव। फ्राइडे था आज, कितने लोग घर आए होंगे, दरवाजे से बिरयानी की स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो कैसे आ रही है? बिरयानी तो किचन में बनी है, आपके पास तक स्मेल कैसे आ रही है? जो अरोमा मॉलिक्यूल्स हैं, they move basically from an area of higher concentration, which is kitchen, to an area of lower concentration, which is rest of the house, including the door, right? इसी तरह से एक एज ओल्ड एग्जांपल है, सब लोग देते हैं कि एक कॉर्नर ऑफ द रूम में आप परफ्यूम स्प्रे करो, आपको दूसरे कॉर्नर में स्मेल आना शुरू हो जाती है। दैट इज बेसिकली डिफ्यूजन। अब इवन रूह अफ़ज़ा का एक ड्रॉप डालो पानी के अंदर, यू विल सी कि वो रूह अफ़ज़ा का ड्रॉप जैसे ही गिरेगा जिस पॉइंट पर, वो पहले वहां पे कंसेंट्रेटेड होगा, हायर कंसेंट्रेशन में होगा, देन इट्स गोइंग टू मूव टू लोअर कंसेंट्रेशन मॉलिक्यूल एरियाज। और ये तब तक मूव करता रहेगा जब तक कि पूरा का पूरा सोल्यूशन एक ही कलर का नहीं हो जाता। अक्सर लोगों को लगता है कि लेट्स, ये चीज बहुत कंफ्यूजिंग होती है, एमसीक्यूज के अंदर बच्चे काफी गलत करते हैं। सो ऑलवेज नो कि डिफ्यूजन तब तक नहीं रुकती जब तक कि मॉलिक्यूल्स इक्वली स्प्रेड नहीं हो जाते। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक पानी के अंदर कोई हैवियर चीज डाली है, हैवियर लिक्विड डाला है, तो वो नीचे की तरफ, फॉर एग्जांपल हैवियर रेड कलर का लिक्विड डाला है, ऐसा नहीं होगा कि नीचे की तरफ वो डार्क रेड होगा सोल्यूशन और ऊपर से लाइट रेड होगा, ऐसा नहीं होगा। ये तब तक डिफ्यूजन चलती रहेगी जब तक कि पूरा सोल्यूशन एक कलर का नहीं हो जाता। तो ऑलवेज नो दैट। ओके, देन कम्स द रेट ऑफ डिफ्यूजन। देखो, the speed with which particles can diffuse depend on two factors. One is temperature. That is pretty straightforward कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ेगा। आपको 2 मार्क का क्वेश्चन आया है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ डिफ्यूजन पे क्या इफेक्ट होगा, आप कहोगे वो बढ़ेगा 1 मार्क। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की। ये आपके 2 मार्क का क्वेश्चन हो गया। सिमिलरली आपसे पूछेगा टेम्परेचर कम करोगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन को क्या होगा, आप बोलोगे कम होगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कम हो जाती है। एक फैक्टर टेम्परेचर है, दूसरे पे आते हैं। सेकेंड वन इज मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज हो रहे हैं उनका मास क्या है? सीधी सी बात है यार, जो भारी लोग होते हैं, वो जो मोटे लोग होते हैं वो थोड़ा स्लो भागते हैं। इसलिए जो थोड़े मोटे मॉलिक्यूल्स हैं, नॉट टू बॉडी शेम मॉलिक्यूल्स, बट जो मोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्लो भागते हैं। तो जितना मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, अब अगेन अगर ये क्वेश्चन आता है मॉलिक्यूलर मास अगर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन को क्या होगा, तो आप बताएंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अब ये नहीं लिख देना कि मोटे मॉलिक्यूल स्लो भागेंगे क्योंकि मोटे लोग स्लो भागते हैं, बट आई थिंक इतना काफी है। ठीक है, यू कैन से दैट heavier molecules move slower, they will have lower kinetic energy. ओके ओके, तो ये हो गया रेट ऑफ डिफ्यूजन। उसके बाद हमारा आता है अफेक्ट ऑफ प्रेशर। देन यू हैव अफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन वॉल्यूम ऑफ गैसेस। देखो, टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं पहले। ओके, लेट्स से इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से सबसे पहले क्या होता है? देखो, टेम्परेचर का डायरेक्टली लिंक काइनेटिक एनर्जी के साथ होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से सबसे पहले क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दूर जाएंगे। मॉलिक्यूल्स मूव अपार्ट, या मॉलिक्यूल्स मूव फार अवे और फर्दर, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। और इवेंचुअली जब मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे तो वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो वो आपसे 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, what would happen to the volume of gas if temperature increases? आप बताएंगे volume is going to increase, there is your 1 mark.
Why does volume increase? Because molecules move apart. 2 मार्क्स, ये मोस्टली 2 का ही आता है, मैंने कभी 3 का नहीं देखा. ओके, अगर 3 मार्क्स का आ जाए, जस्ट ऐड काइनेटिक एनर्जी एज फार एज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज कंसर्न. सिमिलरली अगर टेम्परेचर कम करोगे, उसमें क्या होगा, उसमें जो है वो मॉलिक्यूल्स, तो टेम्परेचर कम करोगे तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, तो मॉलिक्यूल्स करीब आ जाएंगे, तो मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर. जब वो करीब आ जाएंगे तो वॉल्यूम आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा. ठीक है, दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. दूसरा इफेक्ट किसका है, प्रेशर का. प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है वॉल्यूम के ऊपर. मैंने प्रेशर इंक्रीज किया, व्हाट वुड हैपन. सॉरी, मैंने प्रेशर इंक्रीज किया, क्या होगा. प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब है मैंने फोर्स पर यूनिट एरिया बढ़ा दिया मॉलिक्यूल्स पे. जब आपने फोर्स पर यूनिट एरिया बढ़ा दिया मॉलिक्यूल्स पे, प्रेशर लगा रहे हो, देन मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू कम क्लोजर टुवर्ड्स ईच अदर. राइट, प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू कम क्लोजर. मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर. और जब मॉलिक्यूल्स करीब आएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा. जब करीब आएंगे तो वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करेंगे. वॉल्यूम क्या होता है, स्पेस ऑक्यूपाइड. राइट, ऑक्यूपाइड स्पेस को वॉल्यूम कहते हैं. तो जब मॉलिक्यूल्स करीब आ जाएंगे तो वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई होगा. इस तरह से प्रेशर अगर आप कम करेंगे तो मॉलिक्यूल्स दूर चले जाएंगे. मॉलिक्यूल्स मूव अवे, दूर चले जाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा. ठीक है, तो दिस वाज योर स्टेट्स ऑफ मैटर. ये टोटल चैप्टर है आपका स्टेट्स ऑफ मैटर का. एनी क्वेश्चंस इन दिस. सभी, हनान, उजैर, साद, दुर्योधन, रेशाइल, सर ये इत्तेसाम. हमने टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन नहीं पढ़ना. टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन तो पढ़ लिया हमने ऑन वॉल्यूम ऑफ गैस. नहीं, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा ये. नहीं, वो फिजिक्स है. और प्रेशर और टेम्परेचर का लिंक तो फिजिक्स में भी नहीं है. टेम्परेचर और वॉल्यूम का होता है, और प्रेशर और वॉल्यूम का होता है. वैसे तुम खुद भी रिलेट कर सकते हो इसको. अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की, तो दे आर गोइंग टू हिट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. तो फोर्स पर यूनिट एरिया बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा. तो टेम्परेचर और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन द सेंस. व्हाट डज ऑल डब्ल्यू मींस, दैट. हनान, एहतसाम, ऑल क्लियर. मैं तुम लोग के थम्स अप मिस कर दिया. जिमिया थम्स अप. ऑलराइट, ग्रेट. अच्छा, क्वेश्चंस देखते हैं. इसके क्वेश्चंस करते हैं. ओके गाइस, ये देखो. क्वेश्चन 1, 2, 3 गिविंग यू 3 minutes टू सॉल्व इट. जल्दी से करो और फिर मुझे बताओ. इन 3 minutes अपने आंसर्स लिख देना. 1 का ये है, सेकंड का ये और थर्ड का ये. पहले 3 क्वेश्चंस करो जल्दी से.
2 more minutes. Last minute. ओके, ABV DBD. ओके, सेकंड का तो बहुत इजी है, तो प्रैक्टिकली मैंने आंसर दे ही दिया था आप लोगों को. Okay, time's up. 3 you didn't understand, so 3B. Okay, D2 किया है तुम लोगों ने. ज्यादातर लोगों ने पहले फर्स्ट का A किया है, सेकंड का B तो सबने किया है, थर्ड का कंफ्यूजिंग है. मेक सेंस. ओके, करते हैं. Which statement is not correct? Energy is released when a liquid changes to solid. जब लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है तो क्या हो रही है? फ्रीजिंग हो रही है. फ्रीजिंग का मतलब क्या है? फ्रीजिंग का क्या ये मतलब है कि आप हीट दे रहे हो? नहीं. फ्रीजिंग का मतलब ये हो रहा है आप हीट निकाल रहे हो, हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, हीट सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है. ठीक है, तो जब फ्रीजिंग होती है तो हीट रिलीज होती है, जब बॉइलिंग होती है तो हीट अब्सॉर्ब होती है. यू शुड नो दिस. ठीक है, फ्रीजिंग का मतलब है टेकिंग द हीट आउट, बॉइलिंग का मतलब है ब्रिंगिंग द हीट इन. तो आपने वो चूज करना है विच इज नॉट करेक्ट. तो ये तो करेक्ट है, ए इज करेक्ट, तो ये आंसर नहीं हो सकता. तो पार्टिकल्स मूव फास्टर इन द गैसियस स्टेट देन इन लिक्विड स्टेट. ये भी बिल्कुल ठीक है, तो ठीक वाला चूज करना ही नहीं है, इनकरेक्ट चूज करना है. द कार्बन एटम्स इन गैसेस मीथेन आर फार अपार्ट देन दोज इन सॉलिड डायमंड. मेक सेंस. गैसेस के अंदर पार्टिकल्स दूर होंगे, ये भी सही है. देयर इज अ लार्ज डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मेटल व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू इट. देखो, जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो, जो सॉलिड्स जो होते हैं, सॉलिड्स पे प्रेशर का कोई इंपैक्ट नहीं होता. द रीजन है कि मॉलिक्यूल जितने टाइटली पैक होते हैं, अगर आप प्रेशर लगाओगे भी, वो और कितने करीब आ सकते हैं. ठीक है, पब्लिक बसेस वाला हाल होता है मेटल्स का, बंदे पे बंदा चढ़ा होता है ना जिस तरह से, उसी तरह से मॉलिक्यूल पे मॉलिक्यूल चढ़ा होता है. जो आपकी पब्लिक बसेस होती है ना जिस तरह से, जो बिल्कुल खचाखच भरी होती हैं, लिटरली इट सीम्स लाइक के लोग एक दूसरे के ऊपर खड़े हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही होता है सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स का हाल होता है. तो उसमें तो आप फर्दर पैक कर ही नहीं सकते. आप प्रेशर जितना मर्जी लगाते हैं, पब्लिक बसेस के अंदर जितना मर्जी प्रेशर लगा दो और बंदे अंदर नहीं जाएंगे. तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स. सो दिस आपने इनकरेक्ट चूज करना था, तो ये इनकरेक्ट है. आप क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब आप प्रेशर लगाओगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा. सेकेंड इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. मैंने बताया था कि एविडेंस फॉर पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर मतलब दैट द पार्टिकल्स मूव. अच्छा, थर्ड पे आते हैं. थर्ड के आप लोगों ने कौन कौन से आंसर्स दिए हैं? थर्ड का आपने बी भी दिया है, सी भी दिया है और डी भी आया है. ओके. ओके, अ कंपाउंड एक्स विच इज प्रेजेंट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट. यानी कि एक ही कंपाउंड है, वो तीन स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहा है. तो ये नहीं आप कह सकते कि गैस का मास कम होगा लिक्विड से, ऐसा थोड़ी होता है. वाटर का जो मास होता है वो 18 होता है, या जिस मर्जी हाल में हो, चाहे सॉलिड फॉर्म में हो, आइस फॉर्म में हो, या स्टीम फॉर्म में हो, या वाटर फॉर्म में हो, सॉल्वेज एक. अब दिस विल मेक सेंस. एनर्जी इज रिलीज व्हेन एक्स चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड. अभी कर लिया हमने. जब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन होती है तो फ्रीजिंग है, तो एनर्जी रिलीज होती है. तो दिस इज करेक्ट. ये ऊपर ही पढ़ा हमने. सी क्या, लिक्विड एक्स इज एट हायर टेम्परेचर देन सॉलिड एक्स. वी डोंट नो दैट. आप ये सोच रहे होगा यहाँ पर कि अच्छा क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में है तो मे बी उसका टेम्परेचर हायर उसके अंदर है. बट इफ यू रिमेंबर, तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है तब वो एक ही टेम्परेचर पे होता है.
यू नो, तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि सॉलिड और लिक्विड का टेम्परेचर सेम हो एक पॉइंट पर. वी डोंट नो दिस फॉर श्योर. सी, और लिक्विड मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट तो करते ही नहीं है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स स्लाइड करते हैं. हमने मूवमेंट पढ़ी थी. तो आपका आंसर बी बनता है इसका. ठीक है. ओके, गिविंग यू 1 minute to do 4. Just 1 minute to do question 4. ओके, आए किसी का रिस्पॉन्स? अरे होगा। अरे डरा दिया तुमने यार अचानक से. ए, लेट मी सी. किसी और ने रिस्पॉन्ड नहीं किया अभी तक. अचानक से बोले हो तुम हाथ रेस कर दिया कर भाई. तुम लोग तो जवान हो, हमारी उम्र है, हार्ट अटैक वगैरह आ जाता है अचानक से बोलते. ओके, यस, इसका आंसर ये होगा. बिल्कुल सही कह रहे हो. मैंने अभी बताया ना कि उसने ये आपको जो मोर डेंसिनेर बोला हुआ है ना, इट्स जस्ट टू थ्रो यू ऑफ. इट इज गोइंग टू डिफ्यूज, इट्स गोइंग टू कीप ऑन डिफ्यूजिंग. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तब तक डिफ्यूज होती रहेगी जब तक कि ऊपर और नीचे सेम कलर नहीं हो जाता. ठीक है. इनिशियली हो सकता है कि नीचे डार्क ब्राउन हो जाए, ऊपर लाइट हो, बट उसने क्या बोला, आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट्स गोइंग टू बी ब्राउन. 5 इज प्रीटी इजी. 6 कर दो. This substance has particles in a disorderly arrangement at room temperature. Okay. इसका मेल्टिंग पॉइंट -114 है और बॉइलिंग पॉइंट -80 है. इसका मतलब है ये रूम टेम्परेचर पे गैस होगी. रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस. तो -80 पे अगर ये बॉयल हो रही है तो ऑब्वियसली ये रूम टेम्परेचर पे बॉयल हो चुकी होगी ना, ऑलरेडी गैस होगी. अब बी का मेल्टिंग पॉइंट 120 है, इसका मतलब है ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है, अभी मेल्ट ही नहीं हुआ. रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड होगा, ये भी सॉलिड होगा, ये भी सॉलिड होगा, ये तीनों सॉलिड है. तो डिसऑर्डरली अरेंजमेंट सबसे ज्यादा गैस में होता है. तो आंसर आपका ए होगा. यस, यस सदन. सर ये हम कैसे पता लगेगा कि गैस है या फिर लिक्विड है, ये तुम्हारा बता दें। इसको देखो ना यार. इसका मेल्टिंग पॉइंट -114 है, अभी बेचारी मेल्ट नहीं हुई. बॉइलिंग पॉइंट इसका -80, यानी कि -80 पे इसने बॉयल होना है. तो -80 पे बॉयल हो गई ना ये. तो -40 पे भी बॉयल हुई होगी, 0 पे भी बॉयल हुई होगी, 10 पे भी बॉयल हुई होगी, 15 पे भी बॉयल. अब तो वो बॉइल्ड है यार, अब तो उसका कुछ नहीं कर सकते, गैस फॉर्म में होगी ना रूम टेम्परेचर पे. ठीक है. अदिन क्लियर है. जी। ओके. अच्छा, इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत पसंद है उसको, एग्जामिनर को ये वाले क्वेश्चन. एक कंपाउंड है मीथाइलमाइन, उसका मैथ है 31, और हाइड्रोजन क्लोराइड है, उसका मैथ है 36.5. ये दोनों गैसेज हैं विच आर सॉल्युबल इन वाटर. ओके. These gases react together to form a white solid. In an experiment to demonstrate rates of diffusion, the following apparatus is set up. एक तो उसने कॉटन सोक किया मिथाइलमाइन में जिसका मैथ था 31, और एक में कॉटन वूल उसने सोक करके रखी है किसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, जिसका मैथ है 36.5. ठीक है. अब इन दोनों ने ट्रैवल करना है निकल के. ठीक है. लिक्विड फॉर्म से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और ट्रैवल करेंगे. जब ये ट्रैवल करेंगे, इन्होंने जिस पॉइंट में मिलेंगे वहां पर व्हाइट सॉलिड बन जाएगा. उसने पूछा यही आपसे कि वेयर डज द व्हाइट सॉलिड फॉर्म, कहाँ पे बनेगा. तो जो मीथाइलमाइन है वो थोड़ी सी हल्की है, इसका मतलब है वो थोड़ी सी फास्टर ट्रैवल करेगी. ठीक है.
उससे थोड़ी सी ज्यादा फास्टर ट्रैवल करेगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो अगर मैं ज्यादा ट्रैवलिंग की बात करूँ तो डी में भी अगर डी पॉइंट पे करें तो भी इसने ज्यादा ट्रैवल किया हुआ है, सी पॉइंट पे करें तब भी इसने ज्यादा ट्रैवल किया हुआ है मिथाइलमाइन ने। बट इफ यू लुक एट डी तो डी में इतना मैस का डिफरेंस है नहीं कि तकरीबन ट्वाइस द स्पीड ऑफ HCl मिथाइलमाइन ट्रैवल कर रही है यहाँ पे। अगर डी पे आते हैं, अगर डी तक करें तो इट लुक्स लाइक ये ट्वाइस द स्पीड ऑफ मिथाइलमाइन ट्रैवल कर रही है। इतना मैस का डिफरेंस है नहीं। अगर 17 होता, लेट से मैस 18 होता तो हम कह सकते थे कि डी आंसर है। लेकिन ये मैक्सिमम भी अगर ये ट्रैवल करेगी तो थोड़ा सा ज्यादा करेगी, ये थोड़ा सा ज्यादा करेगी एज कम्पेयर टू दिस। एज यू कैन सी द एरो ऑन द लेफ्ट इज स्लाइटली बिगर बिकॉज इट हैज ट्रैवल्ड मोर। आपका आंसर सी आएगा, बी इसलिए नहीं आएगा, बी ऑलमोस्ट सेंटर में, ठीक है। बल्कि बी में बल्कि थोड़ा सा अगर मैं देखूं तो बी इस तरह इससे आ रहा है कि मिथाइलमाइन ने थोड़ा कम ट्रैवल किया होगा, ऐसा नहीं होगा। आंसर आपका सी होगा। अच्छा, तो कुछ P2 के क्वेश्चन है वो करते हैं। कह रहे हैं डोडेकेन इज अ लिक्विड एट 25 डिग्री सेल्सियस, हाउ कैन यू मेक दिस रिडक्शन फ्रॉम द डेटा इन द टेबल। टेबल डे का डेटा देख के मैं कैसे बता सकता हूँ कि 25 डिग्री सेल्सियस पे ये जो डोडेकेन है ये लिक्विड है। अच्छा, इसका मेल्टिंग पॉइंट -10 है। -10 पे ये -10 पे ये लिक्विड हो गया, तो -9 पे भी ये लिक्विड है, -8 पे भी ये लिक्विड है। ये तो लिक्विड ही रहेगा जब तक ये बॉयल नहीं हो जाता। 0 डिग्री सेल्सियस पे भी ये लिक्विड है, ये चलता रहेगा। ये 216 तक क्या रहेगा, लिक्विड ही रहेगा। 216 पे जाके इसने बॉयल होना है, तो रूम टेम्परेचर पे ऑब्वियसली लिक्विड होगा नहीं, ठीक है। क्यों लिक्विड होगा, बिकॉज 25 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इज ग्रेटर देन इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि जो 25 डिग्री सेल्सियस है वो इसके मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा है, यानी कि मेल्ट ऑलरेडी हो गया। एंड इट इज लोअर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि अभी बॉयल ही हुआ नहीं है, इस वजह से ये अभी तक लिक्विड है। बॉयल हो गया होता तो गैस हो जाती। एंड इट्स लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं अक्सर कि बताओ ये कैसे पता चल रहा है कि ये लिक्विड होगा या गैस होगी, तो आपने यही देखना है। मेल्टिंग पॉइंट से लेके बॉइलिंग पॉइंट तक का सफर होता है बेसिकली, मेल्टिंग पॉइंट से लेके बॉइलिंग पॉइंट तक का सफर होता है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट पे ये लिक्विड हो गई है, बॉइलिंग पॉइंट पे इसने गैस हो जाना है। मेल्टिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान में कोई भी टेम्परेचर आएगा तो ये लिक्विड ही रहेगी, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट से आगे का टेम्परेचर होगा तो गैस होगी। मेल्टिंग पॉइंट से पीछे का टेम्परेचर होगा तो ये सॉलिड होगा, क्योंकि इसको भी मेल्ट होने, ठीक है। ओके, आगे वो कह रहे हैं यूज द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी टू एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन ब्यूटेन मेल्ट्स। जब कोई चीज मेल्ट होगी, बॉयल होगी, दो पॉइंट्स आते हैं इसमें, ठीक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग दोनों के अंदर, दोनों के अंदर उसने काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी यूज करने का बोला है। दैट मींस आपने काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की जरूर बतानी है, मॉलिक्यूलर लेवल पे बताना है आपको, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं जब मेल्टिंग हो रही होती है, पहले वो मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं। ये वो पॉइंट है हीटिंग कर्व का जिसमें टेम्परेचर बढ़ रहा होता है। जब वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं तो फिर क्या करते हैं, दे ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, दे ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। देयर यू गो, सिंपल। ये 2 मार्क्स हो जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी गेन की और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम। मेल्ट हो रहा है, बॉयल हो रहा है, ये लिख दोगे, 2 मार्क्स मिल जाओ, क्योंकि दोनों में काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही होती है। और अगर फ्रीज हो रहा है या कंडेंस हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी लूज हो रही होगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम नहीं हो रही होंगी, स्ट्रेंथन हो रही होंगी, ठीक है, स्ट्रांग हो रही होंगी या रीफॉर्म हो रही होंगी। आगे वो कह रहे हैं सैंपल ऑफ ईथेन गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस देयर आर प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। प्रेशर उसने इंक्रीज किया है लेकिन टेम्परेचर उसने कांस्टेंट रखा है। Describe and explain in terms of kinetic particle theory what happens to the volume of gas. Pressure is increased. What happens to the volume? Volume decreases. सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, वो क्या हुआ, वॉल्यूम को वॉल्यूम डिक्रीज होगा, 1 मार्क आ गया। अब एक्सप्लेन करोगे कि क्यों हो गया, बिकॉज मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर,
मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर, ये दूसरा मार्क हो गया, ये कोई और चैप्टर से है इसलिए मैंने काटा। डिफ्यूजन की डेफिनेशन हमें पता है। आगे वो कह रहे हैं व्हाट हैपेंस टू रेट ऑफ डिफ्यूजन एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन आपका बढ़ेगा, rate of diffusion increases as temperature increases. Why? Because kinetic energy of molecules increase. ठीक है, ये आपके 2 मार्क्स हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा सकती है और वो टेम्परेचर है। बहुत सारे बच्चे प्रेशर से रिलेट कर देते हैं काइनेटिक एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा सकता है और कुछ कोई नहीं बढ़ा सकता। काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशनशिप है। जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी होती है बेसिकली उसका टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, और अगर आप किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो बेसिकली आप उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हो। प्रेशर डज नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी। ओके, अच्छा ये कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं और उनके मैसेज दिए हुए हैं। वो कह रहे हैं विच एस्टर, ये एस्टर है कंपाउंड्स हैं इसके नाम, कह रहे हैं ये टेबल में एस्टर है। विच एस्टर हैज द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। ग्रेटेस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन उसका होगा जिसका मैथ सबसे कम है। नाम लिखना है एस्टर का, क्या लिखा हुआ है? मीथाइल मेथानोएट। मीथाइल मेथानोएट। आंसर एक्सप्लेन करेंगे बिकॉज इट हैज द लोएस्ट मास। इट हैज द लोएस्ट मास, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये एक तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये भी तुम लोगों को इंपॉर्टेंट है, समझ लो। इसमें ना डेंसिटी प्रिडिक्ट करना होता है या कोई भी चीज प्रिडिक्ट करने के लिए आ सकती है। अगर आपकी प्रिडिक्शन इस तरह की है कि आपके ऊपर भी एक वैल्यू है, नीचे भी एक वैल्यू है, सेंटर में ब्लैंक है, ठीक है, और ये रेंज होती है, इसमें आप रैंडमली भी शॉट लेते हो ना तो अक्सर लोगों का फॉल कर जाता है रेंज के अंदर। ठीक है, अगर आप तुक्का भी लगाते हो तो अक्सर रेंज में फॉल कर जाता है। ठीक है, बट वी कैन नॉट रिलाई ऑन चांस हियर, राइट। अगर आप ऊपर और नीचे वैल्यू दी हुई है, सेंटर वाली वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है, यू कैन सिंपली टेक द मीन आउट ऑफ इट, लाइक 1.4 प्लस 3.52 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इन दोनों का सेंटर पॉइंट ले लो, इन दोनों की एवरेज निकाल लो, फिर ये वैल्यू निकाल लो जो भी आती है, पता नहीं कितनी आ रही है। तो 1.6 और ये 2.1 का डिफरेंस है, तकरीबन 2.4 के आसपास आएगी ये। देख लेना, पता चल जाएगा। और अगर ये सिचुएशन है कि नीचे कोई वैल्यू नहीं है, ऊपर आपको, तो फिर आप देखते हो कि ऊपर वाली जो इमीडिएट 2 वैल्यूज है उसमें क्या डिफरेंस है। -186 के अंदर 34 ऐड करूं तो -152 आता है। तो ये अगर मुझे ये प्रेडिक्ट करना है तो मैं -152 में भी 34 ऐड कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 118, -118। उसके बाद आर्गन इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर, इसकी अरेंजमेंट क्या होगी? गैस की अरेंजमेंट होती है रैंडम और इसकी मोशन होती है रैपिड, और आर्गन का यूज अभी हमने पढ़ा नहीं है, वैसे बल्ब में यूज होती है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? 3 लोगों का रिस्पॉन्स आया अभी तक। आई नीड एवरीवन्स रिस्पॉन्स। एनी क्वेश्चंस? ओके देन 4। हनान, एनी क्वेश्चन? सभी? एहतसाम, ओके ठीक है। कौन रह गया? हनान ने किया, कर दिया सभी। इज इट क्लियर? अब इसके आज बैठोगे आप लोग और इसके टॉपिकल्स करोगे, मेक श्योर कि इसके टॉपिकल्स कर लो। आई नो कि टाइम से मैक्सिमम 20-25 मिनट निकाल के इसके 7 से 8 सवाल कर लो एंड यू विल बी फाइन। ओके,
इसके टॉपिकल क्वेश्चंस होंगे आपके पास, वो कर लो। मैं नोट्स मुझे रिमाइंड करवा देना, मैं इसके नोट्स भी भेज दूंगा और इसकी वर्कशीट भी भेज देता हूँ उनको, ठीक है? ओके देन, सी यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।